एक मित्र ने पूछा है मांगेराम सैनी जी ने कमेंट करके कि स्वामी जी आपने पिछली वीडियो में संकल्प के बारे में थोड़ा सा बताया था, कृपया इस पर पूरे विस्तार से समझाने की कृपा करें। तो उनका मांगेराम जी का प्रश्न एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे तो उनके सभी प्रश्न एक तरह से वो काफ़ी पूछते रहते हैं। वो बताते हैं कि वो एक काफ़ी गहरे गए हुए साधक हैं, जो कि वो हैं भी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का प्रश्न ही सच में यह बता देता है कि उसका ज्ञान कहो या उसकी साधना का स्तर कहो वो क्या है। पूछा है संकल्प क्या है, तो संकल्प है मन की वह गुणवत्ता कि जब जो सोचकर फाइनल कर लिया फिर वह हर हाल में जैसे कैसे पूरा करना ही है। ये एक गुणवत्ता है। आप इसको साहस भी इसके साथ जोड़ सकते हो, वैसे ये एक अलग गुणवत्ता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास संकल्प है ही नहीं अभी की आज की स्थिति में? तो सच है कि सबके पास होता है, कम या ज़्यादा, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका सही उपयोग कहाँ व कैसे करना है। व्यर्थ की चीज़ों में हम जीवन भर इसे खराब करते रहते हैं, खर्च करते हैं, दूसरों को दिखाने में, दूसरे को प्रभावित करने में, दूसरों को खुश करने में, उन्हें बदलने में एक तरह से लगे रहते हैं और यह सारा उसी में एक तरह से खर्च हो जाता है बेकार की चीज़ों में। जीवन भर ऐसे ही चलता है, जबकि सच ये कि इस जीवन में कहो, जगत में कहो, ये तथ्य है कि सिर्फ हम ही हमारे हैं। दूसरों के साथ रहना है वो एक आवश्यकता है, लेकिन उनके साथ रहते रहते कुछ करते करते कुछ ऐसा भी हमें करना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हो। तो संकल्प एक तरह से इसको ऐसे समझो, ये अध्यात्म का सिक्का है। जैसे संसार में सफल होने के लिए पैसा चाहिए, कैसे आए कहाँ से आए उसके लिए व्यक्ति सब करता है, क्योंकि पैसे से ही सारी सफलता मापी जाती है आजकल। तो पहली बात है संसार में सफल होने के लिए पैसा आना आधुनिक युग में, फिर उसका सही सही उपयोग करना, क्योंकि अगर उपयोग सही नहीं करोगे तो फिर चला जाएगा और साथ में और नई समस्याएं भी ले आएगा। तो दो चीज़ें जैसे संसार में है, पैसा कमाना और फिर उसका सही उपयोग करना, ठीक ऐसे ही अध्यात्म में वहाँ का सिक्का संकल्प। पहले उसको प्राप्त करना होगा, अपने अंदर पैदा करना होगा, और फिर दूसरा उसका सही सही उपयोग हमें आना चाहिए। संकल्प एक तरह से को विकसित करने की प्रक्रिया तो वैसे सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है, क्योंकि वो उनकी अक्षमता के हिसाब से ही, उनकी ज़रूरत के, उनकी माइंड से की अक्षमता के हिसाब से दी जाती है। वो तो थोड़ा एक अलग मैटर है, लेकिन ज़रूरत उसको सबके, उसके बिना होना कुछ नहीं। और पहले समय में तो कठिन जीवन शैली से गुजार कर जो गुरु लोग थे अध्यात्म के, एक तरह से वो उस गुणवत्ता को पैदा की जाती जो सच में एक अस्थायी चीज़ होती थी। लेकिन आजकल तो सारा सिस्टम बदल गया है, पूरा युग की धारणा ही बदल गई है। सारे मनोवैज्ञानिक सारा जोर मानसिक सांसारिक उपलब्धियों के लिए सिर्फ माइंड रीप्रोग्रामिंग पर लगा रहे। एक तरह से माइंड सेट ये सेट है वो कैसे चेंज करें, रिप्रोग्रामिंग कैसे करें, और ये सारे का एक इकट्ठा नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये पूरा अलग टॉपिक है, वो सारा इस पर ही लगा रहे हैं और परिणाम भी आ रहे हैं। लेकिन ये परिणाम और ये सारे इसके साथ जो जुड़े मोटिवेशंस हैं, एफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, आदि आदि जितना भी ये पूरा तामझाम है NLP का, ये कोई भी अस्थायी रूप से कुछ ज़्यादा लाभ नहीं कर पा रहा है। ये उन्हीं लोगों के सर्वे बता रहे हैं, उन्हीं की बातें बता रहे हैं। शारीरिक बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम सबको पता है, और सारी बीमारियों में अंततः पाया क्या जाता है? मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, क्योंकि उनके कारण सारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, सारा सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाता है, सब वही पाया जाता है, आखिर में यही पाया जाता है। और सारी इस तरह की बीमारियां जो कि BP है, शुगर है, हार्ट संबंधी है या और हैं, इन्होंने तो एक अपना नया एक वर्गीकरण एक पैदा कर लिया। जैसे कि पहले होती थी इन्फेक्शियस हैं डिजीज़, डिजेनरेटिंग है जो बुढ़ापे वाली हैं, या जेनेटिक हैं, या और कुपोषण वाली बीमारियां थी, माल न्यूट्रिशन की। वो 3-4 वर्ग पहले थे, अब एक नया वर्ग चला बीमारियों का, लाइफ स्टाइल डिजीज़। और ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, BP, शुगर वगैरह, कैंसर वगैरह सब।
क्योंकि हमने अपना लाइफ स्टाइल ही ख़राब कर लिया है। और इन्हीं चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये भी अभी सारी और हम डिटेल से देखेंगे। हमें देखना है कि ये सब हमारे संकल्प को कहो विकसित होने में कैसे बाधा पहुँचाता है सारा सिस्टम। हमारे संकल्प को विकसित होने में हम पूरा सिस्टम समझते हैं। मेन जो भूमिका है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी जो भूमिका वो मेन है, वो मालिक है सारी बॉडी का, हमारे सारे सिस्टम का, क्योंकि वो माइंड से भी जुड़ा है, बॉडी का भी हेड है। और सारी विधियाँ इसी के द्वारा, इस ब्रेन के द्वारा ही, यानी पूरा NLP का सिस्टम ही सारा किया जाता है कि इसी में चेंज लाई जाए। लेकिन परिणाम बहुत कम आते हैं। इससे भी आते हैं जो साइकेट्रिक की दवाइयाँ हैं, उनसे भी अस्थायी आते हैं, या दवाई लेते रहो बस, वो कुछ नहीं, एक ज़ॉम्बी टाइप, अधमरा टाइप रहो। इन दोनों का कोई स्थायी परिणाम नहीं आता। कारण क्या है? कारण बड़ा अजीब अभी अभी सामने आया पिछले कुछ वर्षों में ही। हालांकि अमेरिका वगैरह में तो बहुत पहले वो चीज़ें साफ आ गई थी, काम वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें पूरी क्लियर हो गई थी। यहाँ तो अभी क्लियर भी बहुत देर में हो रही हैं। और इनका कारण क्या है कि इनका स्थायी परिणाम क्यों नहीं आ रहा? वो है हमारा सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन के बारे में अज्ञानता, उस पर सही सही काम ना करना। और ये जो हमारा सेकंड ब्रेन होता है, ये होता है हमारे गट बैक्टीरिया, जो कि बड़ी आंत में रहते हैं। इनमें 80% लाभदायक होते हैं, जो हमारे जीवन का एक तरह का आधार होते हैं। बाकी 20% हानिकारक होते हैं। और इन 80% के कमज़ोर हो जाने से या कम हो जाने से वो 20% इनसे बच कर, या कहो इनको अवॉइड करके, छोटी आंत में ऊपर की ओर सरक जाते हैं। और वहाँ कर फिर कई तरह की बीमारियाँ एक तरह से पैदा करते हैं। और चूँकि ब्रेन सबसे ज़्यादा हमारे एलिमेंट्री सिस्टम से जुड़ा है, छोटी आंत से बड़ी आंत से, तो फिर वहाँ आकर ये बीमारियाँ पैदा करते हैं। फिर पूरा जो ब्रेन जो है वो एक तरह से नंबर 1 वाला ब्रेन है, मुख्य ब्रेन, उसको प्रभावित करते हैं। फिर वहाँ से सारी साइकोसोमेटिक, वो मन से जुड़ा है, सारी साइकोसोमेटिक बीमारियाँ जो है वहाँ से पैदा होती हैं। अब यहाँ इसमें मैं मोटी मोटी बातें समझाता हूँ कि ये गट बैक्टीरिया क्या है। हमारी बॉडी में वैज्ञानिक हिसाब से 60 मिलियन सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में। और इन सभी के पास अपना अपना एक मस्तिष्क होता है। बस इतना ही समझ लो, वो आगे चीज़ें बहुत जटिल हैं। लेकिन बड़ी आंत में जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये 100 मिलियंस होते हैं, यानी जितनी बॉडी में सेल्स हैं उससे भी लगभग दुगने के बराबर। और ये करते क्या है? इनको सेकंड ब्रेन क्यों कहा? ये हमारे भोजन में से जो चीज़ें होती ही नहीं उसमें, जैसे B12 है, वेजिटेरियन भोजन में नहीं होता। क्रिटाइन होती है एक बहुत गजब की चीज़, वो नहीं होती। ये इस तरह की कई चीज़ें जो उसमें होती ही नहीं, उन सब को एक तरह से पैदा कर देते हैं। और उनको पैदा करके उन्हें बनाते हैं, और उन्हें भी, और विटामिनों को भी, पोषक तत्वों को भी उनकी सही जगह पर पहुंचाते हैं। यहीं पर न्यूरोकेमिकल्स भी बनते हैं, काफ़ी चीज़ें यहीं पर होती हैं। यानी एक तरह से कहो ये आधार हैं। और इनके कम होते ही, अगर ये कम हो गए तो जो हमारा सारा न्यूरोकेमिकल सिस्टम है, न्यूरोकेमिकल्स भी बनाते हैं जो फिर ब्रेन में जाते हैं। और सारे हैप्पी हार्मोन्स जो हमारे चारों हैं, उन सब का और इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाते हैं इनके ख़राब होते ही। और जैसे ये सारा ख़राब या फिर मूड भी ख़राब रहता है, निगेटिविटी भी आती है, मनोशारीरिक बीमारियां भी आ जाती हैं। और फिर हमारी उससे कार्य क्षमता प्रभावित होगी, शारीरिक बीमारियां पैदा होगी, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और इसके साथ साथ मूड जो है एक तरह से वो शांत नहीं रहेगा, सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो हमें अपने भोजन में अपने शरीर के लिए, अपने शरीर और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इन पर विशेष काम करना ही होगा। इनको समझना होगा, ध्यान देना होगा, और इनको एक तरह से पूरा करना होगा। और मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, चूँकि मेरी ये लाइन शुरू से मुझे हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में। मैंने खुद इन चीज़ों पर बहुत काफ़ी विश्लेषण किया और निरीक्षण भी किया है बहुत पहले से ही। मैंने बहुत कुछ समय पहले ही एक बात चेक की थी, जो अचानक, पहले तो मैं उसको एक तरह से संयोग समझता रहा, फिर मैंने जब उस पर काफ़ी वो किया, ध्यान दिया, तो पता चला कि मूंगफली
और मक्का और साग या मक्का की कोई भी आइटम अगर मैं खाता हूँ तो मुझे थोड़ी देर बाद अति शांत हो जाता है मेरा मन, और मूड बहुत फ्रेश हो जाता है, बहुत ही खुश। धीरे धीरे मैंने इन सारी चीज़ों पर काम किया और इस बात को एक तरह से समझा। इसका सारा मतलब क्या है कि गट बैक्टीरिया को कुछ उनमें से सही मिल रहा है और वो सीधे ब्रेन से, हेड से जुड़े हैं। तो मतलब कहना है कि हमें अपने मुताबिक भोजन सही सही चुनना होगा, समझना होगा, अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करने होंगे। और हिप्पोक्रेट्स जो इसके एलोपैथी के एक तरह से आविष्कार थे, उन्होंने तो एक बात कही थी कि जो व्यक्ति अपना डॉक्टर नहीं है, समझो मूर्ख व्यक्ति है। ये मशीनें, डॉक्टर, वो क्या समझेंगे आपकी बॉडी के बारे में? वो तो दूर की बात है। यदि आप नहीं समझ सकते, सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं, तो आपको तो अपना डॉक्टर बनना ही होगा अगर सच में शरीर से, मन से कुछ लाभ लेना है। तो ये जो मैंने सेकंड ब्रेन कहा, ये गट बैक्टीरिया, गट ब्रेन, ये जो सेकंड ब्रेन है, इसने तो एक बार एक बहुत अजीब काम किया था। वो एक ऑन रिकॉर्ड है हिस्ट्री में पूरी वर्ल्ड की, पूरे विश्व को एक तरह से विश्व युद्ध होने से बचाया था। अब वो क्या हुआ था मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। 1945 से 1990 तक एक शीत युद्ध चला था पूरी दुनिया में, और शीत युद्ध था मोटे तौर पे अमेरिका और रूस का। उन दोनों के बीच जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1945 में, उनके बीच एक चौधराहट की लड़ाई थी, और उसमें उन दोनों के बीच, उस 45 साल में, 45 से 90 तक, उन दोनों के बीच एक गोली नहीं चली, एक लड़ाई नहीं हुई। सिर्फ छोटे छोटे देशों को लड़ाते थे, उनमें लाखों करोड़ों लोग मरे निर्दोष। वो बहुत लंबी कहानी है, एक नेपाल की, श्रीलंका की और की। उनके बीच भयंकर दुश्मनी थी चौधराहट को लेकर उस समय में। दोनों ने, एक के पास पहले ही एटॉमिक पावर थी, रूस ने भी बहुत ज़्यादा बना ली थी, दोनों के पास विकसित किस्म के कंप्यूटर थे। तो ये 80 के आसपास एक घटना घटी थी कि दोनों के कंप्यूटरों पे सब सेट थे, सर एटॉमिक वेपन सेट रहते थे। कंप्यूटर से ये निगरानी रखते थे कि भाई दूसरे ने हमला तो नहीं कर दिया, ताकि हम भी उस पर एटॉमिक हमला करें। तो ये जो सारे के सारा सिस्टम था, इसमें एक ऐसी अजीब बात हुई, हर वक्त दोनों खतरे में रहते थे, हमले के लिए तैयार रहते थे और लोगों को भी लड़ाते थे। रूस का एक अधिकारी जो वहाँ के सारे कंप्यूटर सिस्टम को, जो परमाणु सिस्टम को कंट्रोल करता था, कोई कर्नल स्तर का एक बड़ा व्यक्ति था, मैंने उसके बारे में बहुत पहले सारा पढ़ा था। वो जो कंप्यूटर को देख रहा था, तो उसके कंप्यूटर ने ये बताया कि अमेरिका ने हमला कर दिया है, एटॉमिक वार, उसके जहाज़, उसके एटॉमिक सिस्टम हमारी तरफ आ रहा है, हमला कर दिया है। लेकिन वो आदमी थोड़ा टेंशन में आया, अब क्या करें, क्योंकि 14 मिनट का उस टाइम का समय था। 14 मिनट में के जो वेपन्स थे एटॉमिक, वो दूसरे तक पहुंच जाते थे। वो ये उस समय की बातें हैं। तो वो बहुत टेंशन में, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पेट में से कुछ उठा, धीरे धीरे ऊर्जा से ऊपर की तरफ गई, ब्रेन में जाकर उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये कई बार हुआ, और वो व्यक्ति 14 मिनट तक बहुत परेशानी में गुजरा। लेकिन बार बार उसके अंदर से यही पेट में से आवाज़ आ रही ऊपर को आती हुई दिमाग तक कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि कंप्यूटर बता रहा है कि हमला हो गया। तो उस व्यक्ति ने अपनी बात को माना जो अंदर से आ रही थी, अपने मन से, अपने ब्रेन से, और उसने कोई उसको सीरियसली नहीं लिया। 14 मिनट बीत गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ सच में बाद में कंप्यूटर की गड़बड़ निकली। और ये बात उस आदमी ने भी उसके बाद 3-4 साल बाद जब रिटायर हुआ, तब ये सारी कहानी बताई। उस टाइम तो बताता वो भी सज़ा मिलनी थी उसको, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है। उस वक्त उनकी बहुत ही एक तरह की दोनों में तनातनाई थी। तो इस तरह से भी बचाता है, ये एक अजीब उसका वो, हालांकि बचाता वो रोज़ है, लेकिन हम इतने सेंसिटिव नहीं है। ये तो मैं एक ऐसी बात बताई जो ऑन रिकॉर्ड है, वर्ल्ड लेवल की है, वरना हम सबके साथ ये होता है। लेकिन हम इतने सेंसिटिव नहीं हैं, इतने अवेयर नहीं है, इतने शांत नहीं है कि अपनी बॉडी की संवेदनाओं को समझ सकें, हमारी बॉडी क्या कर रही है। तो एक तरह से ये दोनों ब्रेन को समझना होगा। और संकल्प जो है हमारे फर्स्ट ब्रेन यानी मेन ब्रेन में एक गुणवत्ता पैदा करना होता है। वो मैंने शुरू में बता कि हमने जो ठान लिया वो हर हाल में होगा, परिणाम कुछ भी है। और हमारे ब्रेन का, मेन ब्रेन का एक बड़ा सीधा नियम है कि वो धीरे धीरे ही सभी सीखता है।
और ऐसे ही धीरे धीरे ही सब भूलता है और ऐसे ही नया माइंड सेट भी बनाता है, उसे रीप्रोग्रामिंग कहें कुछ कहें। क्योंकि जीवन में हर चीज़ एक सिस्टम के तहत ही काम करती है, सिस्टम के तहत ही आती है, या कहो आ सकती है सिस्टम के तहत ही। और फिर उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, कुछ समय कम लग जाए, कुछ ज़्यादा लग जाए, लेकिन एक सिस्टम ज़रूरी है। और संकल्प हमारे लिए किसी भी उसमें सबसे एक तरह से पहला अनिवार्य तत्व है। सिस्टम से ही सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा पानी भाप बनता है, 99 डिग्री तक पानी है, लेकिन एक सिस्टम काम कर रहा है, शुरू से काम कर रहा है एक सिस्टम, 99 तक काम कर रहा है, पानी ही है गर्म होते होते, और एकदम से 100 पर जाकर एक नई चीज़, एक नई गुणवत्ता पानी में आ जाती है भाप बनने की। तो हर चीज़ में एक सिस्टम है, उसके लिए धैर्य चाहिए, उस पर काम करना होता है। और बड़ी सीधी बात है, जीवन में सुखी रहने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। पहला, क्लियर कट लक्ष्य। अगर लक्ष्य सही नहीं है, लक्ष्य क्लियर नहीं है, वो हमारी ब्रेन की, माइंड की लिस्ट में प्रथम नहीं है, तो कुछ नहीं होना। अगर वो नहीं है, आपके पास धन भी है, कैसे ही आपने कमा लिया, ये पीछे से मिल गया हमें परिवार से, तो अगर आगे का लक्ष्य क्लियर, तो आप कितनी देर खाओगे, क्या खाओगे, कितनी देर खा सकते हो, कितनी देर मनोरंजन कर सकते हो, या कितनी देर ऐश करोगे। पूरा जीवन पड़ा है, थोड़ी देर में ही माइंड और ये हमारा मन जो है बोर हो जाता है, चीज़ों से भर जाता है, छक जाता है। अगर लक्ष्य है तो हम जीवन भर अपने लक्ष्य पर काम करेंगे। वो सबके अलग अलग लक्ष्य हैं। अभी आप विश्व में सब देख रहे, जानने मोदी जी हैं, एलोन मस्क जी हैं, दोनों अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं। मोदी जी पूरे विश्व में नंबर 1 के हैं, रेटिंग लिस्ट में 76-78% है। एलोन मस्क दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कहो, सबसे बुद्धिमान लोगों की लिस्ट में और सबसे बड़ा धनी है। दोनों टॉप पर होते हुए अभी भी 18-18 घंटे काम करते हैं, जबकि मोदी जी की एज भी 73 के आसपास, 73 होती। तो लक्ष्य बिना कुछ नहीं होता, और लक्ष्य के बिना जीवन का एक एक सेकंड एक तरह से आदमी तनाव की बराबरी, एक मौत के बराबरी सच में होता है, कुछ नहीं है। और दूसरा है संकल्प। इसके बिना तो लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर संकल्प नहीं है हमारे पास, तो चाहे कोई भी काम हो, उसमें हम सिर्फ समय शक्ति बर्बादी करेंगे जीवन में, बस ऐसे ही खींचतान कर जीवन पूरा कर लेंगे। 2 बातें। और तीसरी बात है, संकल्प का सही सही उपयोग करना आना चाहिए हमें। सिर्फ 3 चीज़ों पर सारी यात्राओं किसी भी क्षेत्र की है, सारी की सारी इन 3 बातों पर निर्भर करती है। और हम सब जानते हैं, सारे अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, कि ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मनुष्य होने में तभी सार्थकता है जब कि इसे सफल बना जाए, ये कोई अपना लक्ष्य किया जाए, ये एक आगे की स्थिति पर चेतनागत रूप से एक हमें पहुंचा जाए, एक छलांग कहो, उपलब्धि को हो। तो आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत सभी मित्रों का धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।